नमस्कार, खबर अभी तक की खास पेशकश 24 की खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। नजर 24 पर, खबर 24 की। 24 को लेकर नेताओं की तरफ से बयानबाजियों का सिलसिला बहुत तेज हो चुका है, तीखा हो चुका है। लगातार अलग अलग मुद्दों पर बयान सामने आ रहे हैं और आपको सबसे पहले बयानों की शुरुआत में खबरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में अपनी टॉप पोजीशन को एक बार फिर से बरकरार रखने में सफलता हासिल की है। पीएम मोदी एक बार फिर 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। इस लिस्ट में अमेरिका के जो बाइडेन समेत यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पीएम मोदी से पीछे हैं। जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं, ऋषि सुनक 12वें नंबर पर हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति 7वें नंबर पर। पिछली बार उन्हें 78 अप्रूवल रेटिंग मिली थी पीएम मोदी को। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार 2% पीएम मोदी की रेटिंग में कमी आई है। खबर 24 की, नजर 24 पर और 24 को लेकर लगातार बयानबाजी। पीएम नरेंद्र मोदी के वैश्विक रेटिंग में विश्व नेताओं के बीच आगे रहने पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सभी देशवासी जानते हैं कि वो सबसे भरोसेमंद और मेहनती हैं। लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से पीएम मोदी को लेकर बयान सामने आ रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में तो प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे ट्रस्टेड लीडर हैं, सबसे मेहनती लीडर हैं, वो सभी देशवासी जानते हैं। लेकिन ये G20 के बाद भारत ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का छवि, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रिस्पेक्ट है दुनिया भर और दुनिया के सभी नागरिकों में उनका एक तरह से बहुत बड़ा ट्रस्ट बढ़ा है। और ये जो सर्वे आया है कि दुनिया के सभी नेताओं में से सबसे पॉपुलर और सबसे ट्रस्टेड नेता मोदी जी हैं, ये तो हम। देश में एक चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। देश में कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं, एक शगुफा है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ये कुछ नहीं कि विपक्ष मुद्दे उठा रहा है इसलिए इस तरह का मुद्दा लाकर ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी की पहली मीटिंग होने जा रही है। इस कमेटी की पहली मीटिंग एक देश एक चुनाव को लेकर 23 सितंबर को होगी। इस बात की जानकारी खुद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इस कमेटी के अध्यक्ष उन्होंने दी। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी और अब ऐसा लग रहा है कि एक देश एक चुनाव को लेकर देश में और तेजी के साथ चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। First meeting will take place on 23rd of September. 23rd? Okay. बिहार के मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अभी यहां लालू नीतीश की सरकार चल रही है। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू ने अरबों का भ्रष्टाचार किया। ये यूपीए के नाम के साथ नहीं आ सकते, इसलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन नाम रखा है। नाम कोई भी बदलें, ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने बिहार को सालों तक पीछे ढकेलने का काम किया। अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही है। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी
राजस्थान में चुनावी शोर शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियों के नेता राजस्थान पहुंचकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी और इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी जयपुर पहुंचे। जयपुर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने परिवर्तन संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और मैंने जो अनुभव किया उससे पता चलता है कि इन लोगों ने इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल से ईडी छापे में सीएम अशोक गहलोत के करीबी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संकल्प यात्रा में मैं भाग लिया था। जहां तक मुझे अनुभव आ रहा है, जनता ने संकल्प ले चुका है कि इस भ्रष्ट लुटेरे सरकार को जड़कर उखाड़ के फेंक देने का संकल्प लोगों ने लिया है। जनता तो लगातार वार पलटवार का दौर जारी और राजस्थान में एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस के नेता हमलावर हैं। कांग्रेस में इन दिनों बैठकों का दौर जारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में कांग्रेस खुद को और मजबूत करने के लिए और अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है। हैदराबाद में कांग्रेस का महामंथन चल रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस मीटिंग में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जा रही है और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस की इस मीटिंग में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंची हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब देश में परिवर्तन आने वाला है। सोनिया गांधी ने कहा कि अब हम बदलाव के साथ विकास की रफ्तार को लेकर आगे बढ़ने पर रणनीति बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की रैली रद्द होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। इस देश के लोगों को गठबंधन पर भरोसा नहीं है। भारत में भरोसे का दूसरा नाम पीएम मोदी है। वो दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं। मेरा मानना है कि तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार और हर बार मोदी सरकार ही बनेगी। बीजेपी के नेता लगातार इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। अब तो बीजेपी के नेता इंडिया गठबंधन को इंडिया अलायंस बोलते हैं, इंडिया अलायंस बोलते हैं। अनेक बार बताया जा चुका है कि तीसरी बार मोदी सरकार, कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की जो तैयारी है उसकी इतनी गांठें पड़ गई हैं और कई बार गांठ खुलती है, कई बार फिर गांठ बन जाती है और इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता का इस गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं है। विश्वास का दूसरा जो नाम इस देश में है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। सनातन धर्म पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बीजेपी के नेता कांग्रेस पर, इंडिया गठबंधन पर हमलावर हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म का जहां तक प्रश्न है, यह नित्य नूतन फिर पुरातन है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों के ऊपर उठकर पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यह संदेश देने वाला भी कोई धर्म है और सनातन धर्म है। यहाँ तक कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग भी, हमारे घर की माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, उसमें चींटी भी यदि बगल से गुजरती है तो अपने थाली से आटा निकाल कर उसके लिए भी, खाने के लिए और उसके लिए दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये संविधान को तार-तार करते हैं, मीडिया की आवाज को दबाना चाहते हैं, सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता अहंकार से भरे हुए हैं, जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। लगातार अनुराग ठाकुर की तरफ से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा, उसके बाद बीजेपी के और भी नेता घमंडिया गठबंधन बोलने लगे। अब इंडिया गठबंधन को बीजेपी के नेता इंडी अलायंस बोल रहे हैं और लगातार सनातन धर्म को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर, खासतौर से कांग्रेस पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। संविधान को तार-तार करते हैं, मीडिया की आवाज को दबाने और कुचलने का काम करते हैं। जो सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की सोच रखते हो, ये इंडी अलायंस के
अहंकारी और घमंड से भरे हुए नेता जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। 24 की खबर में एक और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि ये लोगों का गुस्सा है, सनातन धर्म का अपमान किया गया है, उसे डेंगू और मलेरिया कहा गया है। मध्य प्रदेश की जनता सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। गठबंधन को समझना होगा कि उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है और इससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लोग गुस्से में हैं और वो गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी। गठबंधन के लोगों के गुस्से से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी। जनता का आक्रोश है ये। सनातन धर्म का अपमान करोगे, डेंगू और मलेरिया बोलोगे, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं कर सकती। हजारों हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, सबका अपमान करो। सनातन धर्म पर विवाद पर, घमासान पर, संग्राम पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत सनातन धर्म का देश है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म क्या है। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि मुख्य मुद्दों पर चर्चा से बचा जा सके। कांग्रेस के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करे, तो वहीं बीजेपी के नेता सनातन धर्म के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान बोलना, ऐसे सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज सनातन धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ हो रही बयानबाजी के बीच योग गुरु रामदेव की भी प्रतिक्रिया आई है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन विरोधियों को 2024 में मोक्ष मिलेगा। बाबा रामदेव भी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और इस बार उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विरोधियों को 2024 में मोक्ष मिलेगा। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन धर्म की जो तुलना उन्होंने डेंगू मलेरिया से की थी, उसके बाद लगातार उनके बयान पर निंदा की जा रही है, निशाना साधा जा रहा है, गठबंधन के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है, गठबंधन की पार्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और बार बार रामदेव ने टिप्पणी की है कि विरोधियों को, सनातन धर्म के विरोधियों को 2024 में मोक्ष मिलेगा। जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 का चुनाव सनातन धर्म के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इस तरह के कयास भी और इशारे भी हैं और इसी को लेकर लगातार सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने भी बयान दिया और कहा कि सनातन धर्म भाईचारा सिखाता है। हमारी मूल जो है वो एक तरह की भारत की, इस देश की एक आत्मा ही है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि सनातन ही सिखाता है सभी के साथ भाईचारा, सनातन ही सिखाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये कहीं किसी दूसरे धर्म में नहीं सिखाया जाता है। सबका सम्मान करना, सद्भाव का जो व्यवहार करना, ये सारी चीज को लेकर के सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको इजाजत देता है। जिस तरह से आपको जीना है उस तरह से आप जी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद समाज। इंडिया गठबंधन और सनातन धर्म को लेकर ओपी धनखड़ ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन की मानसिकता उजागर हो चुकी है। जैसे विचार इनके हृदय में हैं वैसे ही प्रकट करते हैं। लगातार चाहे वो केंद्र के नेता हों, चाहे अलग अलग प्रदेशों के नेता हों, गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर सनातन धर्म को लेकर और ज्यादा प्रहार किए जा रहे हैं। इस तरह की बयान, कांग्रेस अध्यक्ष का भी एक बयान ऐसा आया था, एक ऐसा ही बयान अभी उदय स्टालिन का आया है और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
राजनीति को संस्कृति के स्तर तक लेके आना, आस्थाओं के स्तर तक लेके आना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। हालांकि जवाब दूसरी तरफ से भी दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रहार बहुत तेज तरीके से किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन पर सनातन धर्म को लेकर। और रायपुर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार फिर परिवर्तन निश्चित तौर पर आएगा। झूठे वादे करके जो सरकार में आए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि डबल इंजन की सरकार यहां लाकर विकास के लिए काम करें। लगातार बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और इसी तरह का दावा प्रमोद सावंत ने किया और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लाकर ही छत्तीसगढ़ का विकास हो सकता है। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने दावे करके जो सरकार सत्ता में आए वो तो फुलफिल नहीं कर पाए। ये झूठे वादे जो उन्होंने किए थे, फिर एक बार लोगों को आह्वान करूंगा डबल इंजन की सरकार यहाँ ला के जो डेवलपमेंट के लिए काम करे। मैं जो शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और हर वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में सेंसिटिव रही है। हर वक्त यहाँ का आतंकवाद नष्ट करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात सही नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चावल खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर में झूठ बोला है कि वो चावल खरीदते हैं। प्रधानमंत्री ने को लेकर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने रायपुर आकर झूठ बोला है। उन्होंने रायपुर में झूठ बोला है कि वो चावल खरीदते हैं। वो छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार चावल खरीदती है। मोदी जी जिन बातों को फिर आए यहाँ और झूठ परोसे चले गए। जैसे रायपुर में कहा हम धान खरीदते हैं, झूठ बोल गए छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। अभी आए तो फिर झूठ बोल के चले गए। गोबर गौठान के बारे में बात उन्होंने की, 265 करोड़ का गोबर खरीदे हैं, अब 1300 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, है ना। तो इनका और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं की तरफ से जनता को बहुत सारे ऐलान किए जाते हैं जनता के लिए और घोषणाएं की जाती हैं। भोपाल में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का वादा कर रहे हैं। राज्य में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने और किसानों को 5 हॉर्स पावर तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव होने विधानसभा के और इन चुनावों का असर 24 पर भी पड़ेगा, क्योंकि 27 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया, 87% लोगों का बिजली का बिल 100 रुपए से कम किया, माफियाओं पर वार किया, मिलावटखोरों पर प्रहार किया और अब हम कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 तक हाफ, बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का बिल माफ। जबलपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ से थका हुआ चेहरा दुनिया में कौन सा है। इस तरह से तंज किया उन्होंने। मैं बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं, वो पूरा थका हुआ है। अभी एक कांग्रेस नेता असम गए थे, मैंने उनसे पूछा कि इतने थके हुए चेहरे को पार्टी क्यों बार बार लाती है, क्योंकि हेमंत बिस्वा भी पहले कांग्रेस में थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो उनको बचपन से जानता हूं। आम जनता का यही क्वेश्चन है कि लाडली बहन का पैसा 10 तारीख अकाउंट में आया कि नहीं, हमारा कृषक सम्मान निधि जमा हुआ है कि नहीं, रास्ता बना है कि नहीं, ये सब तो कांग्रेस वाला मामला है। तो कांग्रेस के जो अभी कमलनाथ जी में तो उनको बचपन से उनसे थका हुआ चेहरा और दुनिया में और कौन सा है। आप अगर शिवराज जी और कमलनाथ जी को एक मंच में खड़ा कर दे, मैं तो बचपन से कमलनाथ जी को जानता। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री के बयान पर, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मैं कितना थका हुआ हूं, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। जब आपने तय कर लिया है कि मैं 18 साल के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चलता, खोटा चेहरा है, तो आपको दूसरे चेहरों की आवश्यकता पड़ रही है। थका हुआ चेहरा, ये आप जानते हैं कितना थका हुआ हूं मैं, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है।
थका हुआ चेहरा है। ये आप जानते हैं कितना थका हुआ हूँ मैं, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। थका हुआ चेहरा है। ये आप जानते हैं कितना थका हुआ हूँ मैं, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। थका हुआ चेहरा है। ये आप जानते हैं कितना थका हुआ हूँ मैं, मध्य प्रदेश। हेमंत शर्मा बिश्वा के बयान पर मुख्यमंत्री, असम के बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कह रहे थे कि ये तो जनता जानती है कि मैं कितना थका हुआ हूं। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ दुनिया के सबसे थके हुए चेहरे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि वेणुगोपाल की आत्मा में आपातकाल बैठ गया है। कांग्रेस के नेताओं को सच सुनने की आदत नहीं है क्योंकि खुद प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते हैं। वेणुगोपाल जो टिप्पणी कर रहे हैं ये कांग्रेस की मंशा है। लगातार कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और निशाना साधा जा रहा है और साथ में इंडिया गठबंधन पर भी प्रहार किया जा रहा है। देखिए, वेणुगोपाल की आत्मा में आपातकाल बैठ गया। कांग्रेस हो या कांग्रेस के नेता हो, इनको सच सुनने की आदत नहीं है क्योंकि खुद प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए वेणुगोपाल जी जो टिप्पणी कर रहे हैं वो कांग्रेस के नेता भर की टिप्पणी नहीं है, ये कांग्रेस की मंशा है। की बैठक भी है, सीट शेयरिंग को लेकर आई। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कैथल में इनेलो की 25 सितंबर को रैली होने वाली है और इसको लेकर इनेलो ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। इनेलो नेता विधायक अभय चौटाला ने कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा है। इसी के साथ अभय चौटाला ने कहा कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा है। अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ड्यूटी लगाएंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे। जो ये दावे करता है कि मैं 10 की 10 सीट कांग्रेस की जीतूंगा, उससे ये पूछना, पिछले लोकसभा के चुनाव में तुम बाप बेटा दोनों लड़ो थे, फिर तुम गए नहीं लोकसभा में। ये बात कह करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद कर रहा है। ये लगातार भाजपा के साथ जो मैच फिक्सिंग करता है, ये तरीका है। मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है। प्रबल दावेदारी रहेगा ना। पहले तो कहता था बनूंगा, फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया इस बात में? आप आगे और इनेलो नेता अभय चौटाला के निशाने पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, लेकिन साथ में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एक और टिप्पणी की। कैथल रैली में आने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ड्यूटी लगाई जाती है तो फिर हम उनका भी स्वागत करेंगे। जो ये दावे करता है कि मैं 10 की 10 सीट कांग्रेस की जीतूंगा, उससे ये पूछना, पिछले लोकसभा के चुनाव में तुम बाप बेटा दोनों लड़ो थे, फिर तुम गए नहीं लोकसभा में। ये बात कह करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद कर रहा है। ये लगातार भाजपा के साथ जो मैच फिक्सिंग करता है, ये तरीका है। मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है। प्रबल दावेदारी रहेगा ना। पहले तो कहता था बनूंगा, फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया इस बात में? आप आगे और देखना, 25 के बाद और बड़ा चेंज आ जाएगा। जो ये हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा में भी बीजेपी ने राजनीति की है, केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को कोई मदद नहीं मिली। बड़ा नुकसान हो गया, अगर 400 लोग मर गए स्टेट के, 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया, पुल बह गए, पानी की स्कीमें बह गई और उसके बाद बिजली के ट्रांसफार्मर खंभे सब नष्ट हो गए। अगर ये उसको भी कहते हैं कि हम मुद्दा बढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सिर्फ राजनीति करने में उनका विश्वास है। इस प्रदेश में जो इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है उसके बारे में कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है तो उधर सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार, इस तरह की बात कही जा रही है। इसी बीच मानसून सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। आपदा में अच्छा काम नहीं हुआ, 10 महीने में हिमाचल 10 साल पीछे चला गया।
पक्ष की ओर से पूरी तरह से तैयारी है। हालांकि ये सत्र निर्धारित समय से काफ़ी देर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपदा की एक स्थिति थी, इस कारण विलम्ब हुआ, ये मानता हूँ। और इस विधानसभा के सत्र में प्रमुख रूप से मुद्दा तो हमारे सामने आपदा से हुई क्षति ये रहेगा। जिंदगियां चले गई, 400 से ज़्यादा लोगों के हज़ारों घर चले गए, बेघर हो गए लोग, उनको किस प्रकार से घर मिलेगा। इसके अलावा लोगों की ज़मीन चलेगी, जिससे रोजी